रियल तो बिल्कुल भी लिखते नहीं है, रियल इंक्लूड्स इरेशनल नंबर। आपने सिर्फ रैशनल लिखना है या इंटेजर्स लिखना है, इंटेजर भी लिखो, रैशनल भी मत लिखो, ठीक है। बिकॉज मैं फ्रैक्शन को इस तरह से बना रही हूँ 2/3, मैं ये नहीं कह रही कि 2/3 4/9 ऐसा कुछ बना हुआ है। हाँ, कोप्राइम तो लिखना ही है, कोप्राइम तो लिखना ही है, बट इंटेजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन नेक्स्ट लास्ट में लिखते हो कि assumption is wrong या this contradicts the fact that a and that √5 is या √5 is रैशनल या पी एंड क्यू आर कोप्राइम। तो उस चीज को, इन दोनों प्रूफ को प्लीज ध्यान से अच्छे से लिख लेना। और रियांश से बहुत अच्छे से लिखा हुआ था इस चीज को। तुम्हारे ना फर्स्ट के 5-6 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया हुआ एवरीथिंग। लेट हो रहे हैं रोज तुम। On a busy road, there are 3 consecutive traffic lights. They change after, लिखो सारे, देख रहे हो, 36 seconds, 42 seconds and 72 seconds respectively. राघव, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आता है, प्रूव दैट इट्स इरेशनल, याद करना है, ठीक है सारा। अब इस केस में पहले तो चेक करना है कि यू नीड टू फाइंड एचसीएफ या यू टू फाइंड एलसीएम। इनमें क्या निकालेंगे? 36, 42, 72। ट्रैफिक लाइट्स का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रैफिक लाइट चेंज कर रही है तो दे चेंज आफ्टर फर्स्ट लाइट चेंज का टाइम है 36 सेकेंड, तो नेक्स्ट 72 सेकेंड पे चेंज करेगी, फिर 108 सेकेंड पे चेंज करेगी एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल्स लिख रही हूँ उनके। 42 सेकेंड्स पे चेंज कर रही है, फिर 84 पे चेंज करेगी, फिर 126 पे चेंज करेगी एंड सो ऑन। एंड द सेम वे 72, 144 एंड नेक्स्ट क्या होगा? ऐड करो, 216, नेक्स्ट क्या होगा? 288 एंड सो ऑन। तो इतने सेकेंड्स के बाद लाइट चेंज हो रही है इंडिविजुअल, उनके टाइमर के अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसका मतलब जब हम मल्टीपल्स की लिस्ट बना रहे हैं तो मुझे फाइंड करना चाहिए एलसीएम। तो हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 36, 42, 72। निकालो 36, 504, ठीक है, सबने निकाला, ऑलमोस्ट सबका है 504 सेकेंड। किसी एक बच्चे ने एचसीएफ किया होगा मेरे हिसाब से, पर किसने किया एचसीएफ? क्यों पता नहीं था, पर कुछ तो सोच करके ऐसे बस कर दिया कि एचसीएफ एलसीएम में। थोड़ा सा सोच कर किया करो, ठीक है। तो जब आप टाइम का केस कर रहे हो, सेकंड्स का केस कर रहे हो, तो आपके पास आई थिंक क्लियर कट हो जाता है कि हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने निकाला 504 सेकेंड, ठीक है। तो उसने ये नहीं कहा आफ्टर हाउ मच टाइम, उसने कहा है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब मुझे क्या निकालना चाहिए? एग्जैक्ट टाइम। 9 बजकर चेंज हुए थे। अब जब दोबारा सारे के सारे इकट्ठे चेंज होंगे, इकट्ठे ग्रीन लाइट दिखाएंगे, इकट्ठे रेड दिखाएंगे, तो वो कौन सा टाइम होगा, कितने बजे होगा, ठीक है। तो 504 को 60 से हमने डिवाइड किया, 60 8 जा करो साथ साथ 480। डोंट वेट फॉर मी टू राइट, ये चीज तो आपकी पहले डिवीजन में होनी चाहिए साइड बाय साइड। कॉपी मत करो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये चीज पहले लिखो। तो योर टाइम विल बी 90824, 90824। घड़ी में, डिजिटल वॉच में ये टाइम होगा, सेकंड्स का टाइम 24 पे आकर रुक जाएगा, तब जाकर पूरी लाइट्स, तीनों लाइट्स अपना स्विच ओवर करेंगी साइमल्टेनियस। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर बोर्ड्स में ना फर्स्ट चैप्टर से एचसीएफ एलसीएम का कोई एप्लीकेशन नहीं था। उनमें सिर्फ ऐसे ही थे, प्रूव दैट 4n कैन नेवर एंड विद 0, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, राइट। वो क्वेश्चन थे। पी एंड क्यू आर कोप्राइम, देन व्हाट कैन यू से अबाउट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे सारे। समझ में आ गया, राइट। तो अब सोच सकते हैं कि अगर बोर्ड इस बार डालेगा तो वो एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशन में ही कुछ डालेगा। तो बी वेरी क्लियर। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन भी है, वो सारे के सारे मैंने आपको क्लास में भी करवाया काफी हद तक, उनको दोबारा से रिवाइज करना, उनको ही बार बार देखना, सोच लेना क्यों एचसीएफ क्यों एलसीएम, और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है,
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इजी था। एन की वैल्यू क्या आती है, ये देखो ना, एलसीएम में 3 की पावर क्या आई, 2। तो अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है इस केस में, अब ठीक है, 2 क्यूब इज इक्वल, ए इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, बी इज 2 इंटू 3 इंटू 5, सी इज 3 रेज टू पावर एन। और कहता है एलसीएम आया तो 2 की पावर आई 3। एलसीएम क्या कहता है, ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, है ना। तो मैंने 2 क्यूब देखा, मैक्सिमम वाला इसमें है, 5 की पावर 1 है, वो हमने रख लिया। अब 3 की पावर एलसीएम में क्या आ रही है, 2। और मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। इसका मतलब सी में 3 की पावर क्या होनी चाहिए, 2 फॉर श्योर। 3 क्यूब हो सकता है, 3 रेस टू पावर 1 नहीं, अगर 3 रेस टू पावर 1 होता तो यहाँ पे 3 स्क्वायर नहीं आता। अगर 3 क्यूब होगा तो यहाँ पे 3 क्यूब आना चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पर 3 स्क्वायर दिया होता, तब हम एन के बारे में वेरी श्योर नहीं है। 3 रेस टू पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी होता, 2 भी हो सकता था, ठीक है। पर यहाँ पर मुझे क्लियर कट आंसर चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये ऑलमोस्ट आई थिंक हमने सही किया है, समझ आता था ना ये चीज तो। और फिर उसने कहा है एचसीएफ निकालो। एचसीएफ तीनों का क्या है, तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 है ना सब में, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी, अब 3 n, तो एचसीएफ विल बी इक्वल टू 3। बस इतना ही करना है, कोई रीजनिंग नहीं, कुछ नहीं, 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे। बेसिकली ये एमसीक्यू फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए दिया सो दैट यू गेट रीजन आउट, ये नहीं ऑप्शन में से पूछ के यहाँ से ए पार्ट है बी पार्ट है मार्क कर दिया, राइट। नेक्स्ट, चेक वेदर 4 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये प्रॉपर आपको मैंने लिखवाया हुआ है, या जो आपके स्कूल में प्रूफ लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखो। कोई 2 स्टेप कम मत करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा यार, ये 1 मार्क में नहीं आ सकता कि आपने 2 लाइन लिखी काम खत्म, ठीक है। तो आप लिखोगे 4 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, एंड 10 लाने के लिए हमें चाहिए 2 and 5। To get a 0 at the end, we need 2 and 5 in the prime factorization. It has 2, not 5. Therefore, 4 raised to power n can never end with 0. जो स्कूल में लिखाया हुआ है ना, प्लीज उस चीज को फॉलो करके वो 4 5 लाइन लिख देना, क्योंकि पेपर कहाँ चेक होने जाएगा हमें नहीं पता, और जहां भी जाए मार्क्स ना कम हो। जिससे मैं सच में कहता है चेक दिस पेपर, तो मैं देख रही थी मार्क्स कहाँ कट करूँ नहीं पता लगा मुझे, उसे ठीक लिखा हुआ है सारा। जो परफेक्टली लिखते हैं तो हम सोचते हैं मार्क्स कहाँ कट करें, नहीं आता, राइट। दैट शुड बी योर पेपर इन थ्योरेटिकल पार्ट एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आंसर क्या था इसमें, कैसे करोगे, एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का 36, एचसीएफ दिया हुआ है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का है 4 आई थी ना सबकी वैल्यू। इसमें जरूरी चीज क्या था, 2 नंबर का दिया है, क्या लिखोगे इसमें, एलसीएम इंटू, हाँ, या एचसीएफ इज इक्वल टू, बस ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी थी, इसका एक नंबर होता है, ठीक है। फिर आप लिखते हैं एलसीएम इज 36, एचसीएफ इज 2, और यहाँ लिखते हैं एक्स इंटू 18, बस ये नंबर फिल कर देते, आधा नंबर इसका हो जाता है, राइट। और फिर जब एक्स की वैल्यू निकालते हो 4, उसका आधा नंबर होता है, एंड देन भी से 2 मार्क्स पूरे हो गए। तो आपका ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी था। यहाँ पर आप ये भी नहीं लिख सकते एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू 18, किसी एक बच्चे ने पेपर में ऐसे लिखा हुआ था, वो भी नहीं लिखना, पूरी लाइन पहले लिखनी है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, ये करवाना है मुझे। थर्टीन रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 13 माइनस 3 रेस टू पावर 10, ये कॉम्पोजिट नंबर है, कैसे करेंगे, क्या लगता है। 3 रेस टू पावर 10 कॉमन लिया था सबने, कितनों ने लिया था, 3 रेस टू पावर 10, यहाँ पे पावर 13 है, यहाँ पे पावर 10 है, तो मैंने 3 रेस टू पावर 10 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 रेस टू पावर 13 को 3 रेस टू पावर 10 से डिवाइड किया, 3 रेस टू पावर 10 को 3 रेस टू पावर 10 से डिवाइड किया, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, सबको समझ में आता है ये। और 3 रेस टू पावर 10 डिवाइड बाय 3 रेस टू पावर 10 क्या हो जाएगा, 1।
अब यहाँ पर पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट है ना तो मान चलो 1+1 होगा, ठीक है, या 1.5 प्लस हाफ होगा क्योंकि फैक्टराइज तो इसके साथ ही हो गया, राइट। अब आपने ये लिखा, इसके बाद आप लिखोगे बाय, क्या लिखोगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना होता है या 4n का लिखना होता है तब हम लिखते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। हाँ जी रियाज, अरिथमेटिक के स्पेलिंग क्या होते हैं? हाँ ठीक है, मुझे पेपर में तुमने ए आई आर लिखा होगा, ठीक है। हाँ, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट, विच आई से कि जब गलती ना हो तो हम गलतियां ढूंढते हैं कि अच्छा क्या है, मैंने नंबर नहीं काटे, डजंट मेक अ डिफरेंस, एज इट इज मैथ्स है, पर ध्यान रखो, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 3 raised to power 13 minus 3 raised to power 10 is a composite number। समझ में आ गया ना? क्यों composite है? It can be expressed as product of primes। It can be expressed as product of primes। दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में है other than 1। एक आपके पास है 3 raised to power 10। अच्छा 3 raised to power 3 कितना होता है? उसमें से -1 क्या, तो क्या आ गया? 26 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? हो गया प्राइम फैक्टराइज। क्या रह गया इसको अब? क्यों इतना लंबा चौड़ा किया हुआ है और तुमने उसको +1 करके 28 बना दिया? पता नहीं किसने 28 लिखा था, हम सोच लेना, पेपर चेक करेंगे देखेंगे, ठीक है। 3 raised to power 10 ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। द क्वेश्चन वाज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, जो इसका एक्चुअल क्वेश्चन था, फाइंड ऑल लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है आपकी, जो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन था ना उसमें लिखा हुआ था फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, find the prime factors of 3 raised to power 13 minus 3 raised to power 10। तो आपका आंसर क्या होता? 3, 2 and 13 प्राइम फैक्टर्स का है, देखिए। तो 3 raised to power 10 is not prime, 3 is prime, 2 is prime, 13 is prime, 26 प्राइम नहीं है। 26 फैक्टर है लेकिन वो प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर्स आर, बताओ क्या होंगे? 3, 2 and 13। तो मैंने इस नंबर में आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं कहा, मैंने कहा चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करवा देते हैं, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। समझ में आ गया? अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप किया है ना तो इसका मतलब है ये वाला सोचना कोई बहुत बड़ी बात या कोई मुश्किल बात नहीं आती। 3 raised to power 10 ऑलरेडी 3 की पावर 10 फैक्टराइज फॉर्म है। अगर आपको कोई नंबर दिया होता है तब हम सोचते हैं कि अच्छा 243 दिया हुआ है, 3 raised to power 5 होगा, तो इसको फैक्टराइज करें। आपको ऑलरेडी एक 3 raised to power 10 की फॉर्म में दिया हुआ, वो फैक्टराइज फॉर्म। समझ में आ गया? क्लियर है इतना एवरीवन? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। अब ये तो लीनियर इक्वेशन का था, इसमें सिर्फ साइन की गलती हुई है अगर हुई है। चलो लिखो इसमें, आपको ना एक इक्वेशन दी हुई है और ऐसा पेपर में आता है y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है ना हमारा। अब क्या लिखोगे? a एंड b आर रियल नंबर्स व्हिच इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर, कि ये रैशनल भी हो सकते हैं, √2 √3 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनी नंबर। if y is equal to 1, x equal to -1, y की वैल्यू 1, a प्लस b अपॉन -1, यही हुआ। क्या बन जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू, समझ में आ गया? अब इसको ट्विस्ट करके किसने एक्स को एलसीएम लेके फिर सॉल्व किया है, विच इज अनदर, विच इज आल्सो फाइन, या यहाँ पर -1 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज आल्सो फाइन। बट मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है, ये बहुत सिंपल है कि इस माइनस को मैं यहाँ रख दिया। हाँ तो a प्लस बी एक्स का था ना बच्चे, तो x की वैल्यू क्या है? -1। डिनोमिनेटर में क्या है? -1। ये माइनस वाला जो होता है वो जाता है ऊपर, तो वो प्लस बी को क्या बना देगा? -3। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर ये चीज नहीं समझते हो, इसको कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, विच आई थॉट, मतलब एक बच्चे ने ऐसे भी किया हुआ था, उसने लिखा है 1 इक्वल टू -1 प्लस बी अपॉन -1, कि -1 को एलसीएम ले लिया फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, विच इज ऑल्सो फाइन, पर मुझे लगा ये कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि इस माइनस को ऊपर भेजना आसान है, नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाली की बताओ,
y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। क्यों? a माइनस बी है तो a प्लस बी कैसे निकालूंगी? एक और इक्वेशन चाहिए होगी ना, है ना? आपको a माइनस बी इक्वल टू 1 दे दिया, तो हाउ डू यू नो व्हाट इज a प्लस बी? अब वो 3 4 भी हो सकते हैं, 4 एंड 3, 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 2 हो सकता है, -3 -2 हो सकता है ना? तो a प्लस बी के मल्टीपल वैल्यूज हैं, हाउ कैन आई पिक वन वैल्यू? फॉर दैट आई एम गिवन अनदर इंफॉर्मेशन कि y की 5 है, x माइनस 5 होगा। अब y 5 का मतलब 5 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन -5। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी? 5 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 5। माइनस साइन को ले गए, 5 को एज इट इज रखा इन द डिनोमिनेटर। फिर हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 25। ठीक है, तुम्हारे पेपर में गलती है ये सुबह, तुमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। 5a माइनस बी, समझ में आ गया ये? एलसीएम लिया, कॉमन समझ में आ गया, इक्वेशन बन गई। अब आपकी एक इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 1, और एक है ये वाली a माइनस बी इक्वल टू 1, 5a माइनस बी इक्वल टू 25। क्या करना चाहिए इसमें? एलिमिनेशन। किसको एलिमिनेट करेंगे? बी को। तो साइन चेंज किया आपने, माइनस प्लस माइनस, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया? कैंसल। -4a इज इक्वल टू -24। ए की वैल्यू क्या आ गई? 6। और अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू क्या होगी? 5। अब हम करेंगे a प्लस बी कितना आ गया? 6 प्लस 5 11। क्या होगा? ठीक है। तो क्या गलती हुई है -1 और -5 में? दोबारा से ठीक कर लेना। ठीक है, रीड द पेपर, पता लगी गलती क्या है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो सो दैट यू रिमेम्बर कि ये हम गलती करते हैं, एलसीएम ठीक से लेना है एंड देन वो हो जाए। समझ में आ गया ये? a प्लस बी इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11। इतना क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके। वो इजी था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पेपर है नहीं सबके पास क्या? निकालो टेस्ट पेपर। किस लिए दिया हुआ था आपको? बैग में संभाल के रख लो, है ना, गुम ना हो जाए कहीं। लास्ट ईयर तो नहीं, कौन सा बच्चा था कहते मैं बुक लेके नहीं आता था, आगे कजन को पास करनी है, उसको साफ सुथरी बुक होनी चाहिए। मैं क्या, हाँ हम खुद पास हो फेल हो, कोई मेरी बुक खराब ना हो, है ना, पढ़ ना ले उसको, गलती से उसका कोई मार्क ना लग जाए। पेपर हम संभाल के रखते हैं कि गुम ना हो जाए। निकालो पेपर अपना, चलो आंसर सारे मार्क करो। एंड इज देयर समथिंग लाइक दिस, कोई बताता है आपको कि बोर्ड्स में पेंसिल से लिखते हैं फाइनल पेपर में? हाँ, ब्लैक पेन तो है ही, मल्टीपल पेन्स नहीं अलाउ करते, पेंसिल से भी नहीं लिखते, कुछ है ऐसा? Because I heard someone was called in the board office कि उसने पेंसिल से लिखा हुआ था, तो चीटिंग केस की वजह से उसको एक मिला था कि शुड कम एंड एक्सप्लेन के जस्टिफाई जो भी है। ऐसा कुछ नहीं, चलो डायग्राम में क्वेश्चन आंसर ऑफ कोर्स, है ना, ग्राफ पेपर तुमको मैं पेन से बनाऊं तो वो नहीं, पर अगर आप क्वेश्चन ही पूरा पेंसिल से सॉल्व करके आते हो तो चीटिंग केस ले लेते हैं। क्वेश्चन को अगर आपने, मैंने मैथ का कोई क्वेश्चन है, पेन नहीं चल रहा, पेंसिल से लिखा है, ठीक है, या ब्लैक पेन से लिखा है, तो उसको चीटिंग केस करते हैं, बट पेन स्विच भी अलाउ नहीं करते। कॉस, हाँ, ब्लू पेन को स्विच कर लिया तो ठीक है, समझ में आता है, बट ऐसा कोई रूलिंग तो नहीं आई हुई ना? मतलब आप स्कूल में कोई बोलता हो 4x प्लस 5y इक्वल टू 2, नहीं ना? चलो, क्या? हाँ, वो क्यों नहीं लिखना, किसी को चीटिंग केस मानकर चलते हैं कि आपने बाद में किसी को बोला होगा, या किसी किसी नोन से जो भी रेफरेंस पेज जाता है या कुछ भी होता है, तो उन्होंने वहां से पेंसिल से लिख दिया होगा। या पेन स्विच भी अलाउड तभी नहीं करते होंगे कि किसी और ने आपके पेपर में सेम पेन नहीं यूज किया, किसी और पेन से लिख दिया। समझ में आ गया ना? हाँ, मतलब इतना इतना लेवल ऑफ चीटिंग होती है, या होती होगी, केसेस होंगे तभी उन्होंने रखा है। चलो,
नाउ वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर पहली चीज तो सबसे पहले आपने लिखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस पूरी चीज का एक ही आधा नंबर है आपके क्वेश्चन में। इस पूरी चीज का हाफ मार्क तो स्टेप का ये होगा ही होगा। तो अगर आपने नहीं लिखा है, आपने डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स को लिख दिया, तो नंबर कटेगा ही कटेगा। आपको ये केस लिखना ही है। समझ में आ गई? दिस इज योर हाफ मार्क सिक्योर्ड। पेपर में अगर यही लिख के आते हो ना तो आधा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया इतना? और नहीं लिख के आते हो तो आधा नंबर कटेगा। अब इसके बाद इक्वेशन बनाओ। क्या लिखेंगे इसमें, 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5 अपॉन p प्लस 8q इज इक्वल टू 2 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1। हाँ जी, सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्रॉस कर लिया, ठीक है। वी गेट 4p प्लस 32q इज इक्वल टू 10p प्लस 35q। 6p माइनस 3q या माइनस q इज इक्वल टू 2। दूसरी स्टेटमेंट बनाओ। नहीं आ रहा है। हो गया बच्चे, -2q इज इक्वल टू -q इज इक्वल टू 2p। नेक्स्ट इक्वेशन गीतांश क्या बनती है? क्यों, क्या गलत लिखा? इतना क्यों काट, एक कटिंग करके भी कट जाएगा, है ना। हाँ, चल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सानवी नेक्स्ट इक्वेशन बना ली है, विस्मीत बन गई है। नेक्स्ट क्या बनी है, प्लस। अब आपको चेक करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हाँ, आपने सेकंड और थर्ड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके विस्मीत ने बनाई है इक्वेशन -7p प्लस 6q प्लस 5। किसी और की अगर सेम आती है ठीक है, किसी और की डिफरेंट है, देन विल सी क्या आ रही है तुम्हारी। 7p प्लस 6q प्लस 5 इक्वल टू 5। आपने कहा है 7p प्लस 6q इक्वल टू 5, ये आ रही है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हियर, माइनस कॉमन लेने के बाद डिफरेंट हो, ये आ रही है तुम्हारी। माइनस वाली आ रही है कि प्लस वाली? प्लस वाली, हाँ चेक करो। ठीक है, तो जब तीन बंदों की सेम आ जाए तो हो सकता है आंसर सही हो। 10q माइनस 5p प्लस 5, 2p प्लस 16q। तो मैं पहले यहाँ से ये लेकर जाऊंगी, तो आई विल टेक इट हियर 7p यहाँ ले गई ताकि p पॉजिटिव रहे। इसको भी यहाँ ले गई, प्लस 6q। अब 5 आप यहाँ भी रख सकते हो, फिर आप टेकन हियर ऑल्सो। समझ में आ गया? ठीक है, 7p प्लस 6q इक्वल्स टू 5। q की वैल्यू क्या है, -2p। So I'll put it here. I'll put the value here. 7p plus 6 into -2p equal to 5. 7p minus 12p equal to 5. p की वैल्यू क्या आ गई, -1। और q की वैल्यू क्या हो गई इससे। अब इतना निकालने के बाद ना खुश मत हो जाना, सिर्फ इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन द मेन इक्वेशन। आपको ना एक शांति मिलेगी कि आंसर सही है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है जब ये p और q की वैल्यू निकालो ना,
हमेशा अपनी इक्वेशन में ना आंसर को पुट करना, सच में एक इमोशनली ना मतलब मेंटली एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं नहीं आंसर ठीक निकाला होगा। उसको क्रॉस चेक चाहे ना भी करना, आपको रिवीजन का टाइम ना भी मिले, तब भी पता है कि आंसर सही है। अब वो भी चांसेस है कि हमने वैल्यू पुट की फिर भी सही आया और गलत हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। अगर वो होता है तो वो अभी के टाइम पीरियड में उसको खत्म कर दो ताकि पेपर में वो ना हो। समझ में आ गया? मान लो मैंने 1 और 2 निकाला और मैंने वहां पे भी गलती कर दी कैलकुलेशन पे और कहा कि नहीं आंसर सही आ गया, तो अगर ऐसा होता है तो वो अभी क्लिक हो जाए, पता लगे कि हम गलतियां कर रहे हैं, एंड देन पेपर में आंसर सही आ जाए जहां चाहिए हमें। समझ में आ गया? तो whenever you find the value of P and Q, always cross verify, right? इक्वेशंस का सबसे बड़ा क्रॉस चेक यही होता है, वेरीफाई होती है कि नहीं होती। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमारे सारे एमसीक्यूज थे। इस पेपर में लिखने का काम था आपका, अगर 50% पेपर जा रहा है ना रीजनिंग में एमसीक्यू में, तो लेंथी पेपर होगा ही। एमसीक्यू कहने को 1 मार्क होता है, सॉल्विंग करते करते 2-3 नंबर के क्वेश्चन की तरह लगता है। आई हैव स्टूडेंट जो 2-2 पेजेस में सॉल्व करते हैं, तो लेंथी पेपर होता ही है। तो लेंथी पेपर की आदत डाल लो, क्योंकि रीजनिंग जब भी मैथ्स में करते हो 1 मार्क में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व हो जाएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब होगा, किसी को प्रॉपर 5 नंबर की तरह सॉल्व करना होगा तब होगा। समझ में आ गया? एमसीक्यूज 50% ऑफ द सिलेबस फॉर्म कर रहे हैं, आपके पेपर फॉर्म कर रहे हैं। अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लेंथी पेपर। समझ में आ गया? 40 मार्क्स के एमसीक्यू मतलब प्रिपरेशन उतनी ही रखो, स्पीड रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बस एमसीक्यू फटाफट से सॉल्व किया आगे बढ़ गए। ठीक है? चलो नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर को प्राइम, देन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर को प्राइम। क्लियर है इतना? ये तो सबको पता था। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2n+13 b की वैल्यू n+7। पहली बात ना एक चीज याद रखना, HCF कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो फैक्टर्स में नहीं आता। ठीक है? HCF कभी भी जीरो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? HCF 1 2 3 -1 नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वी टॉक ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है? हम कहते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कभी कहा है 0 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? जीरो को हमने फैक्टर में लिया ही नहीं। ठीक है? तो जब हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा तो कोई मेरी बात कभी याद आई, हमें HCF निकालना है या बी का। एन को कहा गया है नेचुरल नंबर। क्या करेंगे इसमें? तो भी क्या करेंगे इसमें? और वैल्यू पुट करके देखेंगे। एन की वैल्यू पुट कर लो, 2 3 4 5 जितनी वैल्यू समझ में आती है वो पुट करो। सबसे सबसे इजी वाली वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू, नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया? और यहाँ पे क्या आ गया? HCF क्या है दोनों का? ठीक है, अभी भी शांति नहीं मिलती। n = 2, यहाँ पे लगाओ, कितना आएगा? 17। यहाँ पे कितना आएगा? फिर क्या HCF है? देन पुट n as 3, which we would say कि 3 वैल्यूज रैंडमली चेक कर लो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फॉर्मूला ही होता है, उसका वही आंसर होता है। अगर मैंने n की वैल्यू 3 भी पुट कर ली, 6+3 13 19 +3 10। हाँ जी, क्यों नहीं लिख रहे हो? कौन लिखेगा इसको? Why are we not writing? लिख लिया? फिर लिखो। देखकर क्या हो रहा है कि आपको डिस्टर्ब कर दिया देख रहे हैं? अच्छा, आ सकता है पर इसमें नहीं आएगा। कहाँ पे? इधर आ मेरे को, इधर आ। कुछ नहीं है तो कहाँ पे? इधर है। हमारी ठीक से कैसे कम गया? पता नहीं, गिर गया। जाओ, मेरे ऊपर ना आ जाए। चलो
स्टॉप इट नाउ। एचसीएफ क्या आएगा तीनों केसेस में, कि इस केस में एचसीएफ कुछ और भी आ सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक दीज टू नंबर्स एचसीएफ इज वन। इसमें वैल्यूज पुट करके ही आपको चेक करना। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? एन क्या? अगर एन वन है तो आपने कहा एचसीएफ वन है, एन टू है तो एचसीएफ क्या है? फिर भी वन। अगर एन थ्री है तो एचसीएफ क्या है? वन। तो यू सेइंग एचसीएफ इज एनी नेचुरल नंबर जो यहाँ पर एन होगा, तो नहीं है। ठीक है, नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोई फॉर्मूला, अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखोगे इसमें? HCF of 26 and 169 is 13, और LCM क्या दिया हुआ है? निकालना है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? L is equal to product of two numbers. So 26 into 169 is equal to 13 into LCM. LCM कितना आता है? 3838। किसी ने ना इसको मल्टीप्लाई करके फिर 13 से सॉल्व किया, डिवाइड किया। क्यों? डायरेक्टली कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है इसको? ये 13 से कैंसिल हुआ, 26 इंटू 13 करो। दिस इज अ वेरी यूजलेस स्टेप, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 126 टू लीव रिमाइंडर। इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? एलसीएम निकालेंगे 35 126। द ओनली हिंट, क्यों निकालेंगे? क्योंकि लिखा है विच व्हेन डिवाइडेड बाय। एक नंबर जिसको 35 से डिवाइड किया, एक नंबर उसी नंबर को 126 से डिवाइड किया, तो जब मैं उसको डिविडेंड में रख रही हूँ तो मैं उसको मल्टीपल का रोल दे रही हूँ। वो 35 से बड़ा होगा, 126 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। So when I am looking for a number which is bigger, when I am looking for a number which is in the dividend, तो वो केस होता है LCM का। So you will find LCM of 35 126 और उसमें 7 ऐड कर देंगे, सेम रिमाइंडर। 35 और 126 का LCM था 630 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 637। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 अभी लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया है। अभी जो आपका लास्ट लास्ट वाला बोर्ड पेपर, लास्ट ईयर नहीं, जो अभी वाला बोर्ड पेपर हुआ है ना 23 का, उसमें आया था ये क्वेश्चन। सिर्फ एक पार्ट था इसका, एचसीएफ निकालो, एलसीएम नहीं था शायद। तो आपके पास दो नंबर है एक्स एंड वाई, और कहा जाता है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ वाई। कभी भी समझ नहीं आएगा एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ वाई, क्या करना चाहिए? टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या 2। तो x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 3-4 लाइंस लिख लो उसपे। फिर आप बताओ इन तीनों केसेस में एचसीएफ क्या है, x या y? और एलसीएम क्या है, x या y? समझ में आ गया? x इज अ मल्टीपल ऑफ y, समझते समझते 10 मिनट लग जाएंगे आपके स्टेज पर। सच में कह रही हूँ, x इज अ मल्टीपल ऑफ y, x इज इक्वल टू ky, ऐसे लिखने बैठ जाओगे ना तो 10 मिनट तो लग जाएंगे। मत उलझो, टेक द वैल्यूज एंड देन जस्ट सी कि वो वैल्यू क्या बनती है। एक वैल्यू मत लो, 3-4 वैल्यूज लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हर बार एलसीएम जो है वो x है, एचसीएफ जो है वो y है। समझ में आ गया? लास्ट ईयर बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, लास्ट टाइम वाले बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे। समझ में आ गया? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को प्राइम, पी डिवाइड्स क्यू, देन पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट, नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोस। 20 को मल्टीप्लाई किया तो उसके एंड में कितने जीरोस आते हैं? कितने आएंगे? 3 रेज़ टू पावर 5 2 क्यूब, 5 रेज़ टू पावर 7 7 स्क्वायर। एट मोस्ट कैसे? जीरो की पावर 4 तो जीरो ही हुआ। आपको जो करवाया ना उसको मिक्स कर रहे हो, आपको अलग चीज करवाई।
ठीक है, ये नहीं मतलब दिस इज समथिंग वेरी, 0 की पावर 4 भी होगा ऐसा नहीं है। 0 10 जो है मतलब ये नंबर, अगर एक जीरो बनाना है लास्ट में, अगर नंबर के एंड में जीरो आता है ना, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 and 5। ठीक है, मतलब मैंने ना आपको काफी सारे 2s और 5 दिए, आपको नंबर नहीं क्लियर है। अगर आपको इनको 10 बनाना है तो आप एक 2 लोगे और एक 5 मल्टीप्लाई किया, 10 बन गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अगर 10 बनता है, अब समझ में आया ना? हाँ, अब अगर 10 बनता है तो हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। 2 आपके पास कितने हैं? बैग में 2 डाले, 3 ब्लॉक्स डाले 2 के। 5 कितने डाले मैंने? 7। राइट, तो मैंने अगर 10 बनाना है तो मैंने ये 2 लिया, ये 5 लिया, 10 बन गया, ये एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 बन गया, फिनिश। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 बन गया, फिनिश। अब 5 तो है, लेकिन 5 को 10 बनाने के लिए 2 नहीं है, तो हाउ मेनी जीरोस इन द एंड? 3। ये नंबर बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 4, 7 स्क्वायर और साथ में आ गया 10,000, 1,000। समझ में आ गया? अगर इसको और एक्सप्लेन करना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 2 क्यूब और 5 क्यूब को इकट्ठा कर लूंगी। तो इट कुड बी लाइक दिस, 3 रेज़ टू पावर 5, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर। इनको इकट्ठा कर लिया, 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 4, 7 स्क्वायर और 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। समझ में आ गया ये चीज? ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन, क्योंकि हम कहते हैं ना 4 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो, वही चीज के कॉन्सेप्ट आगे यूज हो रहा है उसमें, कि 10 बनाने के लिए हमें 2 and 5 चाहिए। तो कितने 2 इसमें है और कितने 5 है? तो जो लिमिटिंग फैक्टर है वो 2 का है, 3 zeros एट द एंड। क्लियर हो गया इतना? अब 16 क्वेश्चन आई थिंक सबको आता है। नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन जीरो रैशनल multiplied by irrational, the product will always be। समझ में आ गया था सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब क्योंकि इसमें ऑप्शंस है ना, तो आपका इसमें सॉल्यूशन वो A1/A2 लिखना मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ ढंग से ऑप्शन लिखना है अपना। क्या हो गया? 2x + 3y = 7, इसमें स्टेप्स मैटर नहीं करते। प्लीज एड मी फ्रॉम अनदर डिवाइस का। आपका फिर बच्चे रिक्वेस्ट तो आए ना? हाँ, 2x + 3y = 7, 2ax + a + b × y = 28। सॉल्व करो। इसमें आपका वो फॉर्मूला लिखना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लिखना कोई मैटर नहीं करता, ये एमसीक्यू फॉर्म में है। एमसीक्यू में स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, एमसीक्यू में सिर्फ अच्छे से ऑप्शन लिखा हो वही मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगी 2/2a = 3/a + b = 1/4। फिर उसने कहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3a = a + b, और यहाँ से मुझे पता लग गया कि b = 2a। पेपर में ना पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कि नहीं आता ना चलो यही कर दो सॉल्व, मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मिलने वाले, एक नंबर ही मिलेगा उसका। एंड आई ओनली वांट नॉट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आई जस्ट वांट b = 2a, ऑप्शन बी अच्छे से लिखा हो, बस यही चाहिए। और मान लो अगर आपने लिख दिया b = 2a कहीं ना कहीं, और फिर आपने ए और बी को सॉल्व कर दिया, पर आपने लिखा नहीं है कि ऑप्शन बी इज द आंसर, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? एमसीक्यू में आपके डिटेल सोल्यूशन को कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ आपको बी पार्ट लिखना है। क्लियर है इतना? यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? चलो नेक्स्ट है अपने पास इसका थर्ड पेज।
क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी एक्स और वाई सॉल्व किया हुआ है, एक्स प्लस वाई भी, एक्स माइनस वाई भी। क्यों, हमारे पास करने को कुछ और भी, हम बोर होते हैं, है ना। पेपर में कुछ और तो आता नहीं, यही कर दो, यहाँ पे कर दो, बोर्ड पे मत करना। 51x प्लस 23y इज इक्वल टू 116, 23x प्लस 51y इज 106। क्या करेंगे इसमें, ऐड या सब्ट्रैक्ट, कहा क्या है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। क्यों निकालनी है, मुझे चाहिए x माइनस वाई, वही तो कह रही हूँ, क्यों, मतलब कुछ नहीं आता तो ये निकाल दो, वो अलग बात है। पेपर में कुछ नहीं आता, चलो हम पेपर में शीट भर कर आए तो हम कर दें, बट व्हेन वी आर सॉल्विंग दैट इज यूजलेस। जब हमें आता है क्वेश्चन, तो थिंक अबाउट इट एंड देन जस्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी अजीब सी वैल्यू आती है, जिससे लगता है कि गलत कर दिया। 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा यहाँ पे, 28x माइनस 28y इज इक्वल टू 10। x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 10/28 विच इज 5/14। बस यही आंसर था, 1 मार्क का क्वेश्चन, और क्या चाहते हो। वो डिपेंड करता है टीचर पे, मैं आधा नंबर नहीं काटूंगी, वो सब सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं, छोटी सी बात है, लिख दिया करो उसको, सिंप्लीफाई किया करो, ठीक है, क्योंकि आंसर की में 5/14 आता है। अब ऑप्शन दिए होंगे तो आपको क्लियर है कि 5/14 मार्क करना है। जब ऑब्जेक्टिव है तो फिर टीचर के पास थोड़ा सा डिस्कशन आ जाता है कि नहीं वो काटे नहीं काटे, तो है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। अब इसमें पूरा तो ग्राफ बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन हमें मुश्किल लगा, लेकिन आएगा ये 1 मार्क में। बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सेस। फिर हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, x प्लस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 7, x की वैल्यू क्या आती है, -7, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट, है ना। तो -7 लिखा, तो मैंने कुछ यहाँ वैल्यू ले ली। आप प्रॉपरली भी बना सकते हो, रैंडमली भी बना सकते हो, मैंने -7 को थोड़ा दूर लिखा। दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आई, अगर मैं 7 यहाँ लिख रही हूँ तो y को मैं इक्वली स्पेस में आई टेक रैंडमली हियर बट क्लोजर टू ओरिजिन, क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना। अगर मुझे 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, प्रॉपरली एक्स वाई प्रॉपर एक एक पॉइंट मार्क करती है, एक्स भी लिखती वाई भी लिखती, कुछ नहीं लिखा मैंने, राइट। देन नेक्स्ट x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी 2, तो जितना डिस्टेंस ये लिखा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो। देन y प्लस 7 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी -7। अब इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये भी वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू 2, -7 अगर ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, x और y आपस में इक्वल है, समझ में आ गया। देन अगर इसको ज्वाइन किया, so what kind of figure is this, trapezium, this is a trapezium shaped region। ट्रायंगल कैसे बना, 4 इक्वेशन का ट्रायंगल कैसे बनकर आएगा, हाँ, विच इज अनदर पॉसिबिलिटी, रेक्टेंगल सोच लेते हैं, और ये होता है जब टाइम ना हो तो हम रेक्टेंगल मार्क करके आएंगे कि 4 है, चलो मोर और लेस रेक्टेंगल बन जाएगा। स्क्वायर तो वैसे ही बनना नहीं चाहिए, बिकॉज y प्लस 7 और x माइनस 2 दिया हुआ है, स्क्वायर मार्क किया है। स्क्वायर में सोचना चाहिए कि क्या पता, मतलब एक तो लाइंस जो है ना प्रॉपरली y इक्वल टू सम नंबर, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल बनती हैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। यार सबसे किस क्वेश्चन है, तो अगर मैं x इक्वल टू 7, चलो इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20।
3x माइनस 5y इक्वल टू 1, 2x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो। यहाँ से सॉल्व करोगे 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, या 2x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2y। तो ये आ जाता है 6x या 6y माइनस 5y। x की जगह पुट किया 2y, 3, 2y माइनस 5y इक्वल टू 1, 6y माइनस 5y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 ना एक बार फिर से चेक करवाऊंगी मैं, अभी फिलहाल छोड़ दो, जो किया है वो ठीक है। If p is a prime number, if p is a prime number and p divides k square, then p divides 2k square, k, 3k, d, none of these। ठीक है, p प्राइम नंबर है, p k स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो p k को भी डिवाइड करती है। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, तो k स्क्वायर में वो इंक्लूडेड है ना। तो इसका मतलब वो k को भी डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है। आपको क्या पता p इवन है ऑर्डर, अगर ये 3 हुआ और ये 3 12 है। हाँ, k स्क्वायर पर देन विल से k ओनली। ठीक है, इसमें लिखा के ही जाएगा, p डिवाइड्स k स्क्वायर। या फिर अगर और अच्छा मार्क करना है तो हम कर देंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन नहीं है। बट बेटर होगा इसमें हम आंसर मार्क करें कि, ठीक है, p डिवाइड k एज वेल। नेक्स्ट लिखो, if this number is given to you 0.2112 so on, then ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इरेशनल, और डी है नन ऑफ दी। क्लियर है सबको, ये 9th याद है ना। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड विच वी से इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा ये लिखो, इफ m रेज टू पावर n is equal to 32, m and n are positive integers, then find the value of n raised to power m। करो अच्छे से, ठीक से लिखो, रैंडमली आंसर मत दिया करो। बी वेरी, हाँ ठीक है, जो तुम्हें बाद में कहा है वो ठीक है, जो मैंने कहा ना बाद में कहा है वो ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे। यहाँ पर m की पावर n है, 32 को फैक्टराइज किया तो क्या बनता है 2 रेज टू पावर 5। तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 5, तो 5 रेज टू पावर 10।
check whether the given number is rational or irrational. Check whether the given number is rational or irrational. हाँ जी, रैशनल और इरैशनल। रैशनल क्या करेंगे इसमें? √45 को सिंप्लीफाई कर लिया, क्या आएगा ये? 6√5। क्लियर है सबको ये? √20 विल बी 6√5 और नीचे आ गया 2√5। तो आई टेक √5 कॉमन। बेसिकली मुझे रूट देखना है नंबर में है या नहीं है। तो 2√5 या यहाँ से 12√5 हो जाता है डिवाइड बाय 2√5। तो आंसर 6 है विच इज रैशनल। समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करने के बाद चेक आंसर इज रैशनल। नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर है? लिख लिया सबने? एनी डाउट स्टिल हियर? नेक्स्ट लिखो। प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive natural numbers is always prime, even, odd, even or odd. टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स में प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कैसे? टेक द वैल्यूज, दो नंबर्स कंसेक्टिव में लो, 1 2, प्रोडक्ट इज 2, 2 3 में अगेन 6, 3 4 12, राइट? सो व्हेन वी टेक टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, एक इवन होगा एक ऑड होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। assertion रीजनिंग में है। assertion says √3 is an irrational number. रीजनिंग कहती है if P is prime then square root of P plus 1 is always an irrational number. ऑप्शन पता है सबको? अच्छा, बी क्यों? ए ऑप्शन क्या आती है? assertion is false, assertion is true, reason is true. assertion is true. ऑप्शन ए क्या होता है? assertion is true, reason is true and reason explains assertion. ठीक है, ऑप्शन बी क्या होता है? assertion is right, reason is right, reason does not explain assertion. सी क्या है? assertion is right, reason is wrong. और डी क्या है? assertion wrong है, reason right. अगर p प्राइम है तो स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस 1 हमेशा इरेशनल होगा। तो आपने कौन सा नंबर लिया? c प्लस 1 4 विच इज रैशनल। तो हमारी assertion क्या आ गई? फॉल्स। तो आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, सबने भी बोल दिया था। चलो जाओ।